नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी का आपने पहले मैंने चैप्टर 1 देखा था, चैप्टर 2 देखा था। मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी के मेरे पास बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। पार्डन पे बना हुआ है, वो भी आप जरूर देखिएगा। सेक्शन 30 और 31 पे भी बना हुआ है, वो भी जरूर देखिएगा। आपको जब भी ढूंढना हो प्रीवियस कोई वीडियो तो आप लिखिए उर्मिला राठी सीआरपीसी, और वो सेक्शन जो आपको चाहिए 306 तो आप लिख लीजिएगा, तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, कई बार आप लोगों को नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जैसे आप सबको पता है कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस का एक इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, तो यूट्यूब पे मैं जो पढ़ाती हूँ वो जस्ट एक ये होता है, उसका ओवरव्यू होता है उस चैप्टर का कि क्या है। उसके अधिक जानकारी के लिए आप क्लास आ सकते हैं, ये मैं कई बार कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि आप यूट्यूब पर सारा पढ़ा दो। तो बेटा मैं कोचिंग चलाती हूँ, या आप सबको अच्छे से पता है, सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड रहती है पढ़ा दो, तो पॉसिबल नहीं हो पाता बेटा। अभी कोचिंग चला रही हूँ, अगर किसी रोज ऐसा हुआ ना कि एक समय के साथ क्या बस अब सिर्फ सेवा ही करनी है, तो डेफिनेटली फिर मैं सिर्फ सब कुछ यूट्यूब पे ही डालूंगी, उसकी आप चिंता ना करें। लेकिन अभी जैसे मैं कोचिंग चला रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं कोचिंग आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए हम बात करें सीआरपीसी का। आज एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने आई हूँ, और वो चैप्टर नंबर 17 यानी 17 पे खतरा। अब 17 पे खतरा का मतलब क्या, तो आप जाइएगा यूट्यूब पे, मेरे एक लेक्चर दिया गया है, और वो है सीआरपीसी का चैप्टराइजेशन। जब मैंने सीआरपीसी का चैप्टराइजेशन आप सुनेंगे तो वहाँ देखेंगे कि एक स्टोरी बना रखी है जिसपे 17 पे खतरा होता है। तो आज मैंने चैप्टर नंबर 17 चुना है आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 17 का मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगी, अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए करते हैं चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 हमारी दो बातें बताता है कि जो चार्ज है उसमें फॉर्म कैसे होगा और जॉइंडर कैसे होगा। जब मैं चार्ज की जॉइंडर की बात करती हूँ तो हम एक और चीज़ पढ़ेगा, सीपीसी को इसके साथ फिर कोरिलेट करेंगे कि ऐसे कैसे प्रोविजन सीपीसी में भी होते हैं। हाँ जी, ऐसे कैसे प्रोविजन सीपीसी में होते हैं। उससे पहले चार्ज की डेफिनेशन अपन कहाँ पढ़ते हैं, 2 के बी में। कहाँ पढ़ते हैं, 2 के बी में। बारोप आरोप, ये करके बता भी रखा है मैंने, बारोप आरोप। जो यहाँ पे चार्ज हैं वहीं पर हमारा कोज ऑफ एक्शन होता है। क्या कहा, सीपीसी में हमारे पास कोज ऑफ एक्शन होता है। तो अगर याद आए आपको, सीपीसी के अंदर अपन कोज ऑफ एक्शंस पढ़ते हैं, और सीपीसी के अपन पढ़ते हैं जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ एंड जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स। ठीक है, जिस तरह से सीपीसी में कोज ऑफ एक्शन को ज्वाइन किया जाता है और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को ज्वाइन किया जाता है, बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर भी चार्जेस को ज्वाइन किया जाता है। और 223 के अंदर देखिए यहाँ पर पार्टीज को भी ज्वाइन किया जाता है। यानी अगर मैं आपसे बताऊं तो जॉइंडर ऑफ चार्जेस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन सब के साथ सीपीसी ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 3। सीपीसी के ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 3 में देखना वहाँ लिखा हुआ है जॉइंडर ऑफ कोज ऑफ एक्शंस, तो यहाँ पर जॉइंडर ऑफ चार्जेस, यानी वहाँ पे कोज ऑफ एक्शंस होते हैं तो यहाँ पे चार्जेस होते हैं। पहली बात, सीपीसी के अंदर हम पढ़ते हैं ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 1, ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 3। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को ज्वाइन करते हैं। क्या कहा, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को ज्वाइन किया जाता है। और यहाँ 2 to 3 में व्हाट पर्सन में भी ज्वाइंट, यहाँ पर्सन तो आगे हुई, वहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट या पर्सन वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब जब आप देखते हैं सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 17 तो साथ ही साथ आपके पास सीपीसी का ऑर्डर नंबर 1 भी आ जाता है, ऑर्डर नंबर 2 भी आ जाता है। ऑर्डर नंबर 1 पार्टीज की ज्वाइंट की बात करता है, तो 2 आपके कोज ऑफ एक्शंस की बात करता है। तो हुआ रिकॉल, आपको याद आया ना, वहाँ पे कोज ऑफ एक्शन ज्वाइंटर हो रहे हैं, यहाँ पे चार्जेस हो रहे हैं, वहाँ पार्टीज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हो रहे हैं, यहाँ पर्सन भी हो रहे हैं। पहली बात। अब आता है आपके पास, आगे चलते चार्ज। इस चार्ज का रोल क्या है, आपको पता होगा एग्जाम में चार्ज फ्रेमिंग आता है। एग्जाम आता है ना, जजमेंट राइटिंग एंड चार्ज फ्रेमिंग। ये जो चार्ज फ्रेमिंग है इसका फॉर्मेट कहाँ दिया गया है, तो आता फॉर्म ऑफ चार्ज, तो ये दिया गया है स्केड्यूल नंबर 2 के फॉर्म नंबर 32 में। कहाँ पे दिया गया है, स्केड्यूल नंबर 2 के फॉर्म नंबर 32 में जो है चार्ज का आपका फॉर्मेट भी दिया गया है कि चार्ज कैसे करते हैं। मैं उर्मिला राठी RHJS आप अक्यूज्ड पर IPC के सेक्शन 302 का चार्ज लगाती हूँ, ऐसे करके चार्ज फ्रेमिंग दी गई है, तो आप देख सकते हैं। तो ये भी आपका एग्जाम का पॉइंटर है। तो चैप्टर 17 आपकी जजमेंट राइटिंग में काम आता है। चैप्टर 17 एक ऐसा चैप्टर है जो इंडिया के किसी भी जुडिशरी में चले जाइए, प्री में 100% क्वेश्चन मिलेंगे, मेन में 100% क्वेश्चन मिलेंगे। यानी ये चैप्टर आज ही आप याद करके रख लीजिएगा, इसके क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। अब इसमें से कुछ बच्चे कमेंट करेंगे याद कैसे करें, आपने तो पूरा पढ़ाया ही नहीं। तो बेटा आइए क्लास ज्वाइन कीजिए,
मैं जितना दे रही हूँ वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, उसकी चिंता ना करें। कहीं बार ऐसे कमेंट से लगता है यार नहीं बनाते, वीडियो कैंसिल करते हैं। फिर मुझे लगता है कमेंट करने वाले 2 लोग हैं लेकिन बेनिफिट उठाने वाले 200 लोग हैं, तो 2 की गलती की सजा 200 को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए फिर से आ जाती हूँ कि चलो यार ठीक है, हमें 200 लोगों को देख के चलते हैं। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन उस बुक्स को पढ़ने का वे कैसा है, उसका मैनर क्या होता है, वो भी तो समझना चाहिए। एटलीस्ट मैं आपको वो समझा रही हूँ, उसके लिए थैंकफुल कर दिया करो, उसके लिए धन्यवाद दे दिया करो। लेकिन नहीं देना है, कमेंट क्रिटिसाइज करनी है। आपके कमेंट, आपकी क्रिटिसाइज सर आंखों पर हमेशा आगे बढ़ती रहूँगी, आपकी दुआओं से, आपके हेल्प से, आपके कमेंट से, आपके कॉम्प्लीमेंट से, आपकी क्रिटिसाइज से, और हर रोज़ कुछ नया करती हूँ, ये आप भी देखते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। ठीक है, इसी तरह साथ निभाते रहिएगा। चलिए चैप्टर नंबर 17 में। चैप्टर नंबर 17 को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला फॉर्म ऑफ चार्जेस 211 से 217 और देन जॉइंटर ऑफ चार्जेस 218 से 224। जब हम बात करते हैं 211 की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चार्ज की लैंग्वेज क्या होगी? कोड की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा कोड? कोड की लैंग्वेज में, आइए, चार्ज की लैंग्वेज होगी कोड की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जजमेंट भी कोड की लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 354 में लिखी हुई है। इसका मतलब चार्ज भी कोड की लैंग्वेज में होता है और जजमेंट भी कोड की लैंग्वेज में होता है, और ये दोनों ही आपके प्री के क्वेश्चन हैं। देन आता है आपके पास 211 कंटेंट ऑफ चार्ज इंडिया के सभी जुडिशरी में हर बार आता ही आता है। जब 211 की बात करते हैं तो सबसेक्शन 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 211 सबसेक्शन 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अ प्रीवियस कन्विक्शन? प्रीवियस कन्विक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है? तो सबसेक्शन 7 के साथ आप ऑब्लिक करके लिखेंगे, सबसेक्शन 7 के साथ आप ऑब्लिक करके लिखेंगे आईपीसी सेक्शन नंबर 75। वाई आईपीसी सेक्शन 75? एनहेंस पनिशमेंट। यदि प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है तो पहला मिलेगा एनहेंस पनिशमेंट। दूसरा, प्रीवियस कन्विक्शन के साथ हम लिखेंगे सेक्शन नंबर 360 ऑफ सीआरपीसी। वाई 360 ऑफ सीआरपीसी? यदि आपका प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है तो प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए 360 सीआरपीसी देखेंगे। और क्या देखेंगे इसके साथ? तो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 21A। ये क्या है? चैप्टर नंबर 21 है। चैप्टर नंबर 21 ये कहता प्री बार्गेनिंग, और प्री बार्गेनिंग भी प्रीवियस कन्विक्शन में नहीं होती। ये जो सारी बातें बताई दैट इज अ कंसेप्ट। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई वो है आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अक्सर लोग कहते हैं कि उर्मिला राठी जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं कराती। बेटा इसे कंसेप्ट नहीं कहते, तो और क्या कंसेप्ट होता है? और कुछ खोदूं? और कुछ? ठीक है, चार्ज वो होता है जो किसी पर लगाया जाता है, अक्यूज्ड पे चार्ज लगाता है क्योंकि ऑफेंस करता है, दैट इज नॉट ए कंसेप्ट। ये टाइम वेस्टिंग है, राइट? दिस इज अ कंसेप्ट कि सब एक चार्ज 211 का 7 का ऑब्जेक्ट क्या है, कि सब 211 के चार्ज का ऑब्जेक्ट 3 चीजें हैं। आईपीसी सेक्शन 75, दूसरा ऑब्जेक्ट 360 सीआरपीसी, प्रोविजन का बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं। देन प्री बार्गेनिंग, प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका, मिलेगा ही नहीं मिलेगा, दैट इज अ कंसेप्ट। क्या ये सब बातें 211 के साथ में लिखी थी? क्या चार्ज में लिखी थी? इसे कंसेप्ट कहते हैं। तो जो ये भ्रम फैला रहे हैं, जो ये फालतू की बातें फैला रहे हैं कि उर्मिला राठी कंसेप्ट क्लियर नहीं कराती, इसे क्लियर कर लीजिए कि बेटा ये भ्रम मत फैलाइए। आपको नहीं पसंद है, इट्स ओके। वाई? क्यों दूसरों की राहों में कांटे बनते हो? क्यों? अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा तो मत करो बच्चों। और दूसरी बात, जो दूसरे लोग सुनते हैं, क्यों सुनते हो दूसरों की? क्या वो आपके जज बनने में मदद कर रहे हैं? क्या अगर आप जज नहीं बने तो क्या वो आपके घर सैलरी पहुंचाएंगे? क्या वो आपके दुखों के साथ निभाएंगे? क्यों दूसरों पे भरोसा करते हो? तुम सोचो, दूसरे ने कोई गलती तो की होगी, कुछ तो किया होगा उसने, आपको पता ही नहीं है। वो अपने आप को नहीं बताता उसने क्या किया, ये तो पता ही नहीं है आपको। तो हमेशा ध्यान रखो, अपनी सुनो, अपने मन की सुनो। फिर भी अच्छा ना लगे मत ज्वाइन करो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन एटलीस्ट भ्रम ना फैलाओ, इसे कंसेप्ट कहते हैं। जहां तक मुझे पता है ये कंसेप्ट 4 क्वेश्चन लेके आता है। 360 प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से प्रोबेशन नहीं मिलेगा, प्री का क्वेश्चन है। सेकंड आता प्री बार्गेनिंग भी प्रीवियस कन्विक्शन पे नहीं मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन है प्रीवियस कन्विक्शन होने पर एनहेंस पनिशमेंट मिलेगी। ये सारे के सारे प्री के क्वेश्चन है। यानी मैं जो पढ़ाती हूँ बेटा, वो पढ़ाती हूँ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ज्ञाता नहीं बनना है, आपको जज बनना है, और जज बन के सेलेक्ट होना है। तो क्यों फिर ज्ञाता बनने में भाग रहे हो? ज्ञाता बनते में तो सदियाँ निकल जाएगी। तो सदियाँ नहीं निकालनी है, अपना फोकस फिक्स करना है। मुझे इतना ही पढ़ना जितनी जरूरत है। याद कीजिए कॉलेज के टाइम, कॉलेज में आप एक रात पढ़ के भी पास होते हैं, क्योंकि आपका टारगेट उस समय क्या होता है? अपने को लॉ कंप्लीट करना है, राइट?
वहाँ कंसेप्ट पे भागते, पूरी रात पढ़ के आप एग्जाम देते, क्लियर हो जाता है। तो जब वहाँ आपका वही फोकस है, वही जुडिशरी है, बहुत ईजी जुडिशरी निकालना। देखा आपने, आपके ऐसे ऐसे फ्रेंड्स बन गए जो सबसे लास्ट बेंच में बैठा करते थे। आपके ऐसे ऐसे फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ है जिनकी कई बार बैक आई है। आपके ऐसे ऐसे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ है जिसको आपने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, क्योंकि उसने एक फोकस बनाया, भैया स्मार्ट स्टडी करनी है, मुझे कोई ज्ञाता नहीं बनना है, मुझे जज बनना है, एक स्मूथ लाइफ जीनी है, बाकी चीज़ें जो सीखनी है वो मैं ट्रेनिंग में सीख लूँगा, वो प्रैक्टिकली जब काम करूँगा तब कर लूँगा। तो दैट इज़ अ कंसेप्ट ना, मैंने बताया। इसका मतलब मैं यहाँ लॉ भी पढ़ाती हूँ, मैं कंसेप्ट भी बताती हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताती हूँ, मैं सेक्शंस भी बताती हूँ, मैं बैरिक्ट भी बताती हूँ, और बैक के साथ कुछ नई चीज़ ऐड करानी है जो भी कराई मैं वो भी कराती हूँ। साथ ही साथ एक कानून को दूसरे कानून के साथ कैसे जोड़ना है और कैसे उसकी आंसरिंग करनी है मैं वो भी बताती हूँ। ये सब मैं ही बता रही हूँ यूट्यूब पे, ये सब क्लास में मैं ही बताती हूँ। अगर ऐसा हो कि यूट्यूब पे उर्मिला राठी पढ़ा रही है और क्लास में आके देखे कोई और पढ़ा रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि ये गलत है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो क्यों दुनिया के पीछे जाके अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो? अपना फ्यूचर फोकस करो अपनी स्टडी पे, भरोसा करो अपनी आंखों पे, भरोसा करो अपने मन पर कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ करो। और रही बात बेटा, पढ़ाई तो सबको खुद करनी है। हाँ, थोड़ा मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ बच्चों पे, थोड़ा ज़्यादा उनके पीछे लगी रहती हूँ, बेटा ये करो, बेटा ये करो, बेटा ये करो, वो थोड़ा करती हूँ मैं। उसका रीज़न यही है कि एज ए द मदर की तरह करूँगी तो आप अपना मंजिल पा पाएंगे, अन्यथा नहीं। ऐसे कई बच्चे जो सक्सेस है, मुझे पता है कि उनका कोर्स हो गया, वो दूसरी नौकरी करे, पर मेरे यहाँ से टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज पहुँची। मेरे यहाँ से जब भी कोई नई चीज़ होती पहले उनके स्टेटस पे, उनके व्हाट्सएप पे पहुँचता, बेटा आज ये नया ये कर लेना, बेटा मैंने ध्यान रखा। भले वो बच्चा भूल गया था, मैं हमेशा ध्यान रखती थी और आज वो सेलेक्ट है। तो कुछ तो फायदे हैं, बाकी आपकी इच्छा बेटा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते अपन। तो 211, तो ये था कंसेप्ट। ये सब बातें जो मैंने बताई बैरिक में नहीं लिखी थी, लेकिन चारों ओर से घुमा के हम एक जगह पे लेके आए कि 211 कहता है कंटेंट क्या होंगे, कंटेंट कोड के लैंग्वेज में होंगे। और देन आता 211 का क्लोज 7 जो आपको हर जगह एक, और 211 का 7। यदि आपका प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है तो देन क्या होगा, आपका ऑफेंस को कंपाउंड भी नहीं किया जाएगा। आइए कंपाउंड सेक्शन 320, तो लिखिए इसके साथ सेक्शन 320। तो क्या किया अपन ने, जो देखा 211 के साथ आईपीसी 75, सीआरपीसी 360, सीआरपीसी चैप्टर 21A और देन सीआरपीसी 320, ये सारी बातें हैं बताती प्रीवियस कन्विक्शन होने से क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी। देन आता 212 कहता है टाइम, प्लेस एंड पर्सन। कहते हैं ना, आपने रात को 10 बजे इस फलाने स्थान पर आपने ये ऑफेंस किया, तो टाइम, प्लेस, किससे किया, जामपुरी चाकू से, उसका करो, किस पर्सन के साथ के यदि कोई है तो वो सारे के सारे पर्टिकुलर्स उसमें आपको लिखने होंगे। देन आता 213 मैनर, ऑफेंस कैसे किया, ये मैनर क्या है। इस मैनर की एक अच्छा आइडिया बताती हूँ। कहना चीटिंग हुई या चीटिंग, तो चीटिंग कैसे हुई, तो हम आपके कौन मूवी याद आई, हम आपके कौन मूवी के अंदर क्या होता है, माधुरी दीक्षित हार जाती है उस पिल्लो से। तो हारती कैसे है, तो वो बोलती है कि इसने चीटिंग की थी सलमान खान ने, राइट। चीटिंग का मैनर वो नहीं बता पाई, इसलिए उसको गाना गाना पड़ा ना, मायन मायन मुंडेरे पे तेरे बोल रहा है कागा, तो उसको गाना पड़ा। तो मैनर कि भैया चीटिंग का मैनर क्या था, आपने चीटिंग कैसे की। तो 213 कहता कि जब जब जरूरत हुई तो आप मैनर भी बता सकते हैं। तो 214 एक बहुत अच्छी बात कहता है, क्या लिखा मैंने, वर्ड्स एंड सेंस। ये कहता है कि चार्ज फ्रेमिंग है, जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उसका जो चीज़ें चलती है उस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, SC/ST देख लीजिए, जेजे एक्ट देख लीजिए, पोक्सो एक्ट देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ग्रीवियस हर्ट की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ मैं ग्रीवियस हर्ट की बात करती हूँ, और ये ग्रीवियस हर्ट SC/ST एक्ट में भी है और ये IPC में भी है। अब जब आपके ऊपर चार्ज फ्रेम SC/ST से हो रहे हैं तो उस लॉ का मीनिंग SC/ST से ही लगाएंगे। यदि चार्ज फ्रेम IPC से हो रहे हैं तो IPC का ही मीनिंग लगाएंगे। तो क्या कहता है 214 कि जो लॉ के तहत आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है आप उस लॉ का ही मीनिंग लगा के पनिश दीजिए। ये तो ग्रीवियस हर्ट तो मोर देन वन में मिलेगा, ग्रीवियस हर्ट जेजे एक्ट में मिल जाएगा, ग्रीवियस हर्ट आपको SC/ST में मिल जाएगा, ग्रीवियस हर्ट आपको पोक्सो में भी मिल जाएगा। देन क्या करेंगे, लेकिन दैट टाइम कौन से ऑफेंस को चार्ज करे किस एक्ट के तहत, उसी का सेंस आपको यूज करना है। और देर आता 215, इंडिया के सभी जुडिशरी में 215 का क्वेश्चन आता है और 215 कहता एरर। यदि चार्ज में एरर हो गए तो क्या करेंगे, उसको कब चेंज करेंगे, बोला जब जस्टिस नहीं हो पाया, अक्यूज्ड हमारे भुलावे में पड़ गया, लेकिन जब जस्टिस हो रहा है तो इस एरर को ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है हैदरबख्श और खुदाबख्श, जरूर पढ़िएगा, वो पढ़ते आपको पूरा एरर क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ दो कन्फ्यूजन है। इसका मैं वैसे एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल, आप 3 भाई बहन हैं, आपकी सिस्टर की मैरिज हो जाती है,
तो मम्मी की आदत होती है ना, एक साथ 2-3 नाम लेती है, तो आप समझ जाते हो मम्मी मुझे ही बुला रही है, क्योंकि अब तो दीदी तो ससुराल चली गई, तो मम्मी आप ही को कॉल करिए। या 2-3 भाई जो पढ़ने चले जाते हैं या भाई जॉब करने चले जाते हैं, तो बच्चे आप मम्मी कॉल करेगी तो आपको पता मम्मी एट द टाइम मुझे बुला रही है। तो कोई एरर हुआ? नहीं हुआ। मम्मी ने कहा बेटा गुलाब जामुन है खा लो, आप जल्दी जल्दी जाते हो गुलाब जामुन लेते हो और खा लेते हो, ठीक है। लेकिन उस समय दीदी घर आई हुई है या भैया घर आए हुए और देन मम्मी नाम लेती है उनका और फिर आप चल के गुलाब जामुन खा लेते हो, दैट इज अ एरर, क्योंकि इस बार मम्मी ने आपको नहीं बुलाया, इसको चेंज करना पड़ेगा। और वो गुलाब जामुन आप खा गए तो आपका भाई कहेगा अभी के अभी नया खरीद के ला के दो, होता ना, ये अक्सर होता है। तो एरर का जब अगर जस्टिस हो पाया तो एरर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर जस्टिस नहीं हो पाया तो आपको एरर को ठीक करना पड़ेगा। देन आता सेक्शन 216, इंडिया के सभी जुडिशरी का मेन का क्वेश्चन है, वो आता रहता है ऑल्ट्रेशन करना, एडिशन करना। कब कब ऑल्ट्रेशन करेंगे? एक अच्छी बात, बिफोर जजमेंट एनी टाइम। क्या कहा? बिफोर जजमेंट, यही आपका प्री का क्वेश्चन है। बिफोर जजमेंट आप कर सकते हैं, जजमेंट के बाद ध्यान नहीं होगा, फिर आगे जाएंगे, फिर हम जाएंगे चैप्टर नंबर 27 में। यानी बिफोर जजमेंट करना है तो आएंगे हम चैप्टर नंबर 17 में। आफ्टर जजमेंट का कुछ है तो वो भी क्या, कौन सी, क्लेरिकल मिस्टेक, अर्थमेटिकल मिस्टेक, वो जाएंगे चैप्टर नंबर 27 में। फिर बहुत अच्छा इसने एक प्रोसीजर दे रखा है जो आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मुझसे पढ़ना है तो अधिक जानकारी के लिए क्लास आए, ठीक है। देन आता 217। अब इस पर भी कमेंट आता है, अब बार बार ये मत कहिए अधिक जानकारी के लिए क्लास आई, हमें आना होगा तो हम आ जाएंगे, आप सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दीजिए, टू द पॉइंट। बेटा इतनी तकलीफ है तो ना देखो ना यूट्यूब, एंजॉय योर लाइफ ना, क्यों अपने आप को परेशान करते हो? खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, ठीक है। चलिए, तो क्या कहता है आपके पास 216 क्या कहता है, एडिशन और अल्ट्रेशन करेंगे बिफोर जजमेंट कभी भी। फिर इसका एक प्रोसीजर दिया गया है। एक चीज याद रखना, जब भी किसी भी चीज में कोई भी चेंजेस होते हैं तो एडवर्स पार्टी को उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि भैया हमने ये चेंजेस किए, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? इसे बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, नेचुरल जस्टिस। दूसरे पक्ष को भी सुनो, डायरेक्ट डिसीजन मत दो, इसे बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब सेक्शन 216 में नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है। ये नेचुरल जस्टिस कहाँ पढ़ते हैं? ओडी ऑल्टम पार्टम, या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कहाँ होता है? तो आता है हमारे पास नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्टली आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 311 में दिया हुआ है, इसको वहां पे डिफाइन नहीं किया गया है। देन आता है 217 बड़ा काम का है। अभी जो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन देने लग गई कि रिकॉल ऑफ विटनेसेस कौन कौन सा सेक्शन में दिया गया है, तो आप अगर दिमाग लगाओ कि भैया जैसे चार्ज में अल्ट्रेशन हो गए विटनेसेस को फिर बुलाना ही पड़ेगा, तो जहाँ जहाँ चीज़ें चेंज होती हैं वहाँ वहाँ विटनेसेस को रिकॉल किया जाता है। ये आरजेएस प्री क्वेश्चन था 2019 का, 2 सेक्शन थे, इनमें से किन में रिकॉल विटनेसेस किया जाता है? उसका आंसर था ए और बी दोनों। एक तो था 217, एक था 311। जब कोर्ट विटनेसेस बुलाती हैं तो वापस उसको बुलाया जा सकता है। तो क्या देखा अपन ने? 211 कंटेंट क्या है, 212 कहता टाइम और प्लेस क्या है, 213 कहता मैनर बता दो, 214 कहता सेंस ध्यान रखना, 215 कहता एरर कब ठीक करेंगे, 216 कहता है एडिशन ऑल्ट्रेशन कर दो, और 217 कहता है रिकॉल ऑफ विटनेसेस कर लो। कितना इजी हो गया चार्ज याद करना, 1 मिनट में आपको याद भी हो गया। यानी इसके साथ साथ आपने समझ भी लिया और आपको याद भी हो गया। इसी इजी वे मैं नहीं बता सकती, जैसे लोग कहते बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज में पढ़ाती है मराठी, बेटा इससे इजी मैं नहीं कर सकती। इससे इजी क्या, तो कानून के अर्थ चेंज हो जाएंगे, और इंटरप्रिटेशन एक क्लियर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना और हमारा काम है उसको उसके दायरे में रहकर इंटरप्रिटेशन करना, तो फिर मैं चेंज कैसे करूँ? तो इसे इजी तो नहीं कर सकती मैं, ठीक है। नाउ चलते हैं हम जॉइंडर ऑफ चार्जेस में। जॉइंडर ऑफ चार्जेस के लिए अधिक जानकारी के लिए क्लास बता दें, यही करते कंप्लीट कि थोड़ा सा बता देते हैं? नहीं यार, सब यही बता देंगे, फिर आप क्लास क्या करोगे आके, ठीक है। तो आगे की लिए अब क्लास आ सकते हैं। बस आगे मैंने एक चीज़ समझी आज आपको कि सीपीसी भी यहाँ पे कनेक्ट होती है। क्या कहा मैंने? सीपीसी भी यहाँ कनेक्ट होती है। सीपीसी की जॉइंडर ऑफ कोज ऑफ एक्शंस और जॉइंडर ऑफ पार्टीज भी यहाँ पे आती हैं। और यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, वो मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन पूछा जाता है 2 to 3 से, और बच्चे भूल में लिख के आ जाता है 218 से 223। याद रखना कि 218 से 222 तक जॉइंडर ऑफ कोज ऑफ एक्शंस है, और 223 में जॉइंडर ऑफ पर्सन्स है। तो 2 सेपरेट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना, जो गलतियां हो जाती हैं। 218 से 222, जिसमें 222 लिखने की मैंडेटरी नहीं है, 218 से 221 ही लिखा होता है, ये 22 एडिशनल है, ठीक है। 218 से, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे तो सेक्शन नंबर 221 और 222 की
तो यहाँ पे 218 से 221 तक लिखना है और देन आता है 223% को ज्वाइन करने की बात करता है। तो ये गलती अक्सर हो जाती है जो आपको नहीं करना, जो मेन के एग्जाम में आती रहती है। और देन आता है आपके पास 224, तो ये चार्ज का छोटा सा चैप्टर था जो आपके प्री के एग्जाम में काम आता है, जो आपके मेन के एग्जाम में काम आता है, जो आपके इंटरव्यू के एग्जाम आता है और इंडिया के सारे एग्जाम में आपके ये काम आता है। तो उसको हमने छोटा सा किया, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि यूट्यूब पे मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकती, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर 2 वे कम्युनिकेशन है। कुछ फोटोज अभी आप देखेंगे। 2 वे कम्युनिकेशन में इसमें क्या होता है कि लाइव क्लासेस चलती है, आपको यही फील होगा कि आप क्लासरूम में ही बैठे हैं, मैम आपसे बात करती रहती हैं, साथ ही साथ हम 15 मिनट पहले क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि डिस्कशन हो सके, कल के वाले के पूरा का पूरा रिवीजन हो सके। इसके साथ ही डेली बेसिस पे नोट्स मैंडेटरी हैं कि आपको बना के मुझे चेक करवाने ही करवाने हैं, तो उसके डे बाई डे आपके नोट्स कंप्लीट होते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे हर सैटरडे और हर संडे को टेस्ट होता है। ये जो हर सैटरडे संडे टेस्ट होता है इसका सॉल्यूशन भी होता है उसी दिन, ताकि आप उसको सॉल्यूशन करके पूरे क्वेश्चन को देख पाओ क्या है। उसके बाद हमें सिखाते हैं कि उस टेस्ट पेपर को कैसे लिखना है। साथ ही उस टेस्ट पेपर में मेन का टेस्ट पेपर होता है। जो मेन का टेस्ट पेपर होता है वो आपको लिख कर भेजना होता है। क्या कहा? जो मेन का टेस्ट पेपर है वो आपको लिख कर भेजना होता है, ताकि यहाँ पे PDF फाइल आती है, वो चेक होती है और चेक होने के बाद वापस आपको रिटर्न की जाती है, उसमें आपका कंक्लूजन लिखा होता है। ये लाइव क्लासेस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हर स्टेट के लिए। हर स्टेट का अपना अलग फीस है, हर स्टेट के अपने अलग मंथ होते हैं कि कितने महीने का कोर्स है, कि साहब इतने महीने का कोर्स है। तो ये हमारे यहाँ पर रूटीन में चलता है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज चलती हैं, टाइम टू टाइम छोटे छोटे कोर्सेज भी चलते हैं जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के साथ मैं कहूँगी ये मौका अब दोबारा आपको नहीं मिलेगा। कर लीजिए, इसमें जितनी आप मेहनत कर सकते हैं आप कीजिए। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि एट द टाइम यूट्यूब पे आप लोगों के सपोर्ट से मेरे पास पूरे 40,000 सब्सक्राइब हो चुके हैं। और 40,000 सब्सक्राइबर में सब आप ही की देन है। यदि आप लोग नहीं होते, अगर आप लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती, राइट। तो ज़िंदगी में एक चीज़ सीखनी होगी आपको, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपके लाइफ में, जिस जगह जिस प्लेटफॉर्म पर बैठते हो लगता है नेगेटिविटी है, छोड़ दीजिए उसको। आप अपना फोकस बनाइए। कौन आपकी मदद करेगा? कोई नहीं करेगा। क्यों दुनिया की सुननी है? कोई आके आपकी मदद करता है कि नहीं ना? इग्नोर देम और अपने आप को अपना लाइफ में आगे बढ़ाइए। क्योंकि मैं लिटरली बता रही हूँ, आप लोगों के सहयोग से हर रोज़ कुछ नया करने की इच्छा होती है, हर रोज़ आगे बढ़ने की इच्छा होती है। आप लोगों का सपोर्ट इतना है, आप लोगों के मैसेजेस जो आते हैं, क्योंकि आप लोग, कई लोग हैं जो मुझसे नहीं जुड़े हुए लेकिन हमेशा एक मैसेज करते हैं। मैं यही कहूँगी कि मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। लोग मुझे गुरु माँ लिख के भेजते हैं, मदर की बराबर अपने मेरी क्या बोलते हैं तुलना करते हैं। तो कई बार मुझे लगता है यार नहीं, उस लेवल का बनना होगा, क्योंकि जब ये लोग इतना चाहते हैं तो उस लेवल का मुझे बनना ही है। तो उसको लेके मैं हमेशा आपके सामने आ जाती हूँ। तो आपसे भी मैं यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी की नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। जो आसपास के ऐसे नेगेटिव लोग हैं उनको दूर कीजिए और अपनी मंजिल को आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगी कि आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मेरे यूट्यूब की वजह से आपने थोड़ा बहुत सीखा है या लॉ पढ़ना सीखा है, आपके जीवन में कुछ आपके डिफरेंसेस हुए हैं, चेंजेस हुए हैं आपके लाइफ के अंदर, तो आप एक जरूर छोटा सा वीडियो बना के मुझे दीजिएगा। भले ही आप मेरे स्टूडेंट नहीं है लेकिन आप मुझे फॉलो करते हैं। मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हुए, सेलेक्ट होने के बाद भी फोटो दिए हैं, सिर्फ वो मुझे यूट्यूब से फॉलो करते थे, एक तरह से स्टूडेंट हुए। तो आपको अगर कहीं ऐसा लगे तो आप जरूर आप यूट्यूब मुझे एक छोटा सा वीडियो बना के दीजिएगा। मैं उसको शेयर करूँगी, अपने स्टेटस पर भी लगाऊंगी, साथ साथ अपने यूट्यूब पर भी लगाऊंगी। मेरे पास कई सीनियर्स के कॉल आते हैं, लाइक ना 50+ 55+ वाले, या जो पुलिस में हैं और जो अलग अलग डिपार्टमेंट बैठते हैं, वो भी मुझे कई बार फ़ोन करके बात करते हैं। मेरे अक्सर मेरा असिस्टेंट कहता है मैम इनको सिर्फ आपसे बात करनी है, वो आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं। तो उनसे भी मैं निवेदन करूँगी कि आपको वाकई लगता है कि कुछ डिफरेंट है, कुछ हैं जो दुनिया को मैं सिखा रही हूँ, या माँ सरस्वती ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसको मैं फॉलो करते हुए आप तक चीज़ें पहुँचा रही हूँ मैं, तो आप जरूर एक छोटा सा वीडियो बना के अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। मैं उनको यूट्यूब पे भी शेयर करूँगी, अपने स्टेटस पे भी लगाऊंगी। और आप लोग ऐसे ही मुझे सहयोग करते रहिएगा, एज ए बड़ी बहन समझ के, छोटी बहन समझ के, एक गुरु समझ के, टीचर समझ के। और मैं आपकी इस जन्म में आभारी रहूँगी। मुझे नहीं पता मैं अगले जन्म में क्या बनूंगी क्या नहीं, लेकिन इस जन्म में आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। यदि आप लोग मेरे जीवन में नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, मैं ये सब नहीं कर पाती। कई बार मुझे भी नहीं पता होता इतनी सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आ जाती, बट करते करते खुद ही आ जाती। मुझे पता है मेरे बच्चे बैठे हैं देखने के लिए,
उनको कुछ नया देखने को मिलेगा, आज कुछ नया सीखेंगे। लेकिन आती हैं कि मैं कमेंट करती हैं कि किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, ये क्या है। होता क्या बेटा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए, जब वो कोई फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो बड़े दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं मैम लोग ऐसा कह रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। मैं उनसे कहती हूँ कोई दिक्कत नहीं, आप ये समझिए ना कि आपकी मैम की चर्चाएं सभी जगह चल रही हैं। देखिए अच्छाई और बुराई उसी की होती है जिनको दुनिया जानती है, बट वो बच्चे हैं वो नहीं मानते ना, वो रह ही नहीं पाता। सुबह की बात है कि स्टूडेंट मतलब इतना परेशान हो गया, उसने आधा दिन अपना खराब किया। देन मैंने उसको एक वीडियो भेजा मोटिवेशनल कि बेटा इसको देख के इग्नोर कर, तब जाके वो थोड़ा नॉर्मल हुई है। देन उसने अपना एक वीडियो शेयर किया कि मैं मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ, लेकिन अजीब बच्चे हैं। तो बेटा ये सब संस्कारों की बात है, जिनके संस्कार अच्छे मिले हैं वो अपना काम करेंगे। देखिए दुनिया की बुराई करके आगे तो हर कोई बढ़ जाएगा। आप कुछ ऐसा कीजिए ना, खुद के ऊपर स्टैंड लीजिए। अगर मैं करती हूँ तो क्या मेरे साथ धोखा नहीं हुआ? मैंने दूसरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया, मेरे नाम से कोचिंग खोल दिया लोगों ने, तो क्या मेरे साथ धोखा नहीं हुआ? पर इग्नोर ना, मुझे ये पता कि मैं अपने आप को कैसे स्टैंड कर सकती हूँ। मैंने स्टैंड किया, हर रोज़ एक नई मेहनत की, हर रोज़ अपनी मेहनत को बढ़ाया, और आज आप 40,000 लोग मेरे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट है। 40,000 वो हैं जो सब्सक्राइब कर रखे हैं, और 40,000 वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पर वो रोज़ मेरी वीडियोस देखते हैं। यानी मेरे पास 80,000 लोगों का 80,000 लोग मेरे परिवार के लोग हैं। जब 80,000 लोग मेरे परिवार में हैं तो मैं क्यों दूसरों की बुराई करूँ, मैं अपना ही काम करूँ। तो जो कमेंट करते हैं उनको रिप्लाई इसलिए करती हूँ कि उनको देख के जो बच्चे मेरे पास है वो दुखी हो जाते हैं कि मेरी मैम इतनी अच्छी, दुनिया क्यों उनकी बुराई करती है। हालांकि मैं उनको हर बार समझाती हूँ बेटा डजंट मैटर, इग्नोर देम, तुम इस चीज़ से खुश हो जाओ। मेरी उर्मिला मैम का नाम दूसरी क्या बोलते हैं यूट्यूब पे चलता है, फेसबुक पे चलता है। इवन कई लोग तो ऐसे जिनके मैं नाम भी नहीं जानती, मुझे पता भी नहीं वो मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में कभी आए थे, वो नाम बदल के आ रहे हैं। इसका मतलब समझ में आया, कहीं ना कहीं खुद की गलती भी हुई होगी। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट ही कुछ हुआ होगा, वो खुद ये समझ ही नहीं पा रहे उन्होंने क्या किया। मैं तो उनसे आज निवेदन करूंगी कि जो भी आपके मन में नेगेटिविटी है, एक बार बेटा आइज क्लोज कीजिएगा, अपने आप को मंथन कीजिएगा कि क्या कहाँ क्या हुआ था जो आप इतनी खुन्नत लेके बैठे हैं। आपको सक्सेस होना है जीवन में, आप सक्सेस हुई ना। कब तक किसी गुरु की बुराई करके आप आगे बढ़ेंगे? और क्या कहते हैं आप कि गुरु ने ये क्या, वो क्या, कैसे कहोगे? क्या ऐसा कुछ हुआ तो क्या हुआ बताइए आप हमें धमकी देते हैं। इवन एक स्टूडेंट, आप बिलीव नहीं करोगे, फीस रिटर्न किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं होती, मेरे भी नहीं होती। उस स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन पे कहा कि आपके माता पिता कभी जीवन में सुखी नहीं होंगे, आपके माता पिता रोएंगे ज़िंदगी पर, आप सोचिए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप ठीक है तुमने कह ही दिया, अब क्या करें। कितनी फीस थी? 5,000 रुपीज़ थी, और उसने 5,000 के लिए मुझे कहा कि आपके माता पिता जिंदगी भर रोएंगे, और वो मेरे लिए सॉफ्ट था। मैंने कहा चल बेटा ठीक है, तूने गालियाँ दे ही दी ना, अब तो फीस रिटर्न करने का वैसे ही नहीं होती, अब वैसे नहीं करूँगी तो समझ ले 5,000 रुपये तूने गालियों के लिए दिया। और आज भी धमकी देता है मुझे, क्या क्या लिखता है, क्या क्या बोलता है, मतलब डिफेमेशन का केस तक कर सकते हैं हम। लेकिन मुझे लगता है किसी बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा, उस बच्चे की गलती से माता पिता परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि कोई आपको ये कह रहा है कि आपके माँ बाप, मतलब मेरे माँ बाप तक पहुँच गए, लेकिन मेरे माता पिता ने संस्कार दिए, इट्स ओके बेटा, अगर तुम गलत होगी तो बद्दुआएं खुद लग जाएगी, और यदि तुम सही होगी तो नहीं। और इस बात के निकले हुए हो गए हैं कम से कम 2 साल, यानी ये बात 2 साल पहले की है। तो अगर मेरे साथ कुछ होना होता तो शायद हो जाता, लेकिन माँ सरस्वती देखती हैं, आप सबका प्यार देखता है, आप सबका आशीर्वाद है मेरे साथ, आप सबकी दुआएं मेरे साथ। यदि गलत होना तो हो जाता, तो मैं उन चीज़ों को इग्नोर करवाती हूँ। लेकिन आज वो बच्ची इतनी ज़्यादा परेशान थी ना, मुझे उसको नॉर्मल करना जरूरी था। तब मैं हमेशा यूट्यूब पर आके कहती हूँ कि बेटा इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, जिंदगी है, आगे बढ़ते चले जाओ। किनके साथ कितने धोखे होते होंगे, उसमें आपकी कोई गलती तो होगी ना, बैठे बैठे कोई धोखा थोड़ी होता है। और धोखा आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है, आप एक बार आंख बंद करके मंथन कीजिए कि क्या आप जो कह रहे हैं वो सही है। क्या ऐसा सही होता तो क्या लोग आगे काम कर पाते? अरे ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो आपसे पैसे लेके कोचिंग सेंटर तक बंद कर देते हैं। क्या कर लेते हैं आप उससे? हम आज भी बैठे हैं, एग्जिस्टेंस में हैं, हम हर रोज़ नई चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम वाकई फ्रॉड होते तो आते ही नहीं ना, यूट्यूब कब बंद हो गया होता, कब की कोचिंग क्लासेस बंद हो गई थी। आज भी स्टैंड कर रहे हैं, रीज़न क्योंकि हम गलत नहीं है ना, गलत होते तो शायद सब कुछ खत्म हो गया होता। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का विचार करें कि आप क्या कह रहे हैं, और आपकी वजह से कितने सारे बच्चे दुखी होते हैं, आप उनको क्यों दुखी करें? वो कहते हैं भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे तो मत बनो किसी की ज़िंदगी की। और मैं आप सबसे निवेदन करूँगी
कि ऐसे कांटे आपकी ज़िंदगी में आएंगे बेटा, आए हैं। आप खुद सोचिए, आपकी ज़िंदगी में इतने कांटे आए हैं कि इसकी वजह से आज तक आप सफल नहीं हो पाए। और जो बच्चा इन कांटों को इग्नोर कर देता है वो आगे बढ़ जाता है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगी कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, इन सब चीज़ों को ख़त्म करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और आप ये सोचो कि आप अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं, आप उनको फॉलो करो। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं रियली कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें बार बार आती हैं तो बच्चों के मैसेजेस आते हैं जो दुखी होते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए ज़रूरी है और स्पेशली आप लोगों के लिए। आपको किसी की क्या ओपिनियन की ज़रूरत है, आपको अपनी ओपिनियन की ज़रूरत है। इतने सारे वीडियोस देखने के बाद बेटा फ्रॉड तब होता है कि वीडियो में कोई और पढ़ा रहा है और कोचिंग सेंटर पे कोई और पढ़ा रहा है, दैट इज ए फ्रॉड। नाम होता कि ये पढ़ाएगा, वहाँ वो मिलता ही नहीं है। यहाँ तो वीडियो में भी मैं ही पढ़ाती हूँ, क्लास में भी मैं पढ़ाती हूँ और 100% मेहनत करती हूँ। अगर आप पे मेहनत करना, आपको डिसिप्लिन में रखना मेरी गलती है तो ठीक है। अगर मैं गेट बंद करती हूँ कि आपके 2 सेक्शन छोटे आप टाइम पे आइए, तो इसमें मैंने आपका नुकसान थोड़ी किया, मैं तो आपका फ़ायदा किया कि इज़ योर बेनिफिट। मैं आपसे नोट्स बनाने के कहती हूँ लेके आओ, इससे आपका फ़ायदा है, एटलीस्ट आपकी कंटिन्यूटी बनेगी। यदि आपके फ़ायदे के लिए कोई रूल और रेगुलेशन बनते हैं तो दैट इज़ नॉट ए रॉन्ग। ये तो बेनिफिट वाला काम है कि कोई है जो आपकी केयर करता है, कोई है जो आपका इंतजार करता है, कोई है जो आपके लिए डिसिप्लिन बनाता है। नहीं तो अब देखिए सर कितने कोचिंग सेंटर आप 10-10 दिन नहीं जाते, 15-15 दिन जाते, कोई आपकी बात ही नहीं करता है, आया नहीं है ठीक है। अगर हमारे कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, आता मैं आज गिर गया तो हम 2 मिनट रुक जाते, बेटा कहीं लगी तो नहीं, चले हॉस्पिटल तो नहीं चल रहा है, कुछ काम तो नहीं, कौन पूछता है, तुम आके बैठ गए चल दी। अगर हम आपकी केयर करते हैं, ये करना गलत है तो कोई इशू नहीं है, हम तो केयर करेंगे। यदि हम आपकी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, हम चाहते इतने सारे बच्चों की आपको दुआएं मिलेगी, वो सेलिब्रेट करना गलत है तो ठीक है हम तो करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी होती हैं। सब कुछ पढ़ाई नहीं होती हैं, पढ़ाई के साथ जब ये ज़िंदगी में ये चीज़ें होंगी तभी आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे। केवल पढ़ना 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 पागल हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ने के साथ ज़िंदगी की सारी चीज़ें बैलेंस करना जरूरी है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि 40,000 जो लोग आज मेरे साथ हैं और 40,000 वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके देखा है, यानी मेरे पास 80,000 लोगों का परिवार है। जब 80,000 मेरे साथ हैं तो आप इग्नोर करो ना 8 लोगों को। 80,000 आपके साथ खड़े 8 लोगों को इग्नोर करो और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। और मैं आप लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। यदि आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ तक नहीं होती। कहीं ना कहीं आपके विश्वास ने मुझे कुछ हर रोज़ कुछ नया करने की देती है। आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, कमेंट्स मुझे हमेशा एक कदम आगे बढ़ाती है। बस यूँ ही अपना सपोर्ट करते रहेगा, अपना विश्वास करते रहेगा और मैं हमेशा प्रयास करूँगी कि आपके विश्वासों पर खरीद लूँ। और जो लोग नेगेटिव है मैं उनसे कहूँगी बेटा एक बार चिंतन मनन कीजिए और अपनी मंजिल को हासिल कीजिए। समय है निकल जाएगा, कौन किसकी बुराई, किससे क्या लेना देना है। ना आप किसी का घर चलाते, ना आपका कोई घर, सब कुछ आप ही को करना है। सिर्फ आप अपनी इस हरकतों से क्यों अपने संस्कारों पे दाग लगाते हो, उन सबको इग्नोर करो ना बेटा और एक अच्छी लाइफ जियो और अपना सफलता की तरफ आगे बढ़ो। ये टाइम आपको मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। इन सब में टाइम वेस्ट करते हो, 2 मैसेज वो करता है, 4 वो करता है, 1 घंटा खराब करते हैं, 2 घंटे मंथन करते हो, 5 घंटे खराब हो जाते हैं ऐसे करते करते आपके। इससे अच्छा अपना फोकस करो कि मुझे पढ़ना है, सिर्फ मुझे पढ़ना है, मेरा कोर्स खत्म करना है, मुझे मेरी मंजिल हासिल करनी है। बाकी ज़िंदगी में चीज़ें आती रहेगी, जाती रहेगी। फिलहाल अपना एक ही फोकस रखो, मुझे सफल होना। हमें किसी को जवाब नहीं देना है, पहले सफल होना है। पहला सवाल क्या ना, मुझे सफल होना है। जो ये सोच के करता मैं जवाब दे दूंगा, कभी कुछ नहीं होता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। आपको ये सोचना मुझे सफल होना, मुझे अपनी मंजिल लेनी है। इसको लेके अपना टारगेट को आगे बढ़ाइए। अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आज के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा ज़िंदगी में। आज के लिए धन्यवाद। Hello everyone, my name is Aditi Lukkad. I am currently pursuing BBA LLB from Jodhpur University. I joined Urmila Rathi ma'am in March 2020 while I was in 2nd semester of my 5-year law degree program. There are a multiple number of benefits which you can get while you join a judiciary coaching parallelly with your college law degree. The first thing being that you get a sufficient time to prepare for your judiciary exam. So be it bare act reading or reading the reference book which are available for your particular subjects, you can thoroughly read them, you can understand the main provision, you can also read the reference book for the practical application. So there is a better doubt clarification. Also you can read a lot of case laws on a particular subject, which is like the gist of understanding the laws so thoroughly, like how they are practically applied.
The online classes that Urmila Rathi ma'am provides for the preparation of judiciary has made it very easy for a student to attend the college classes as well as the judiciary coaching simultaneously, so that you can prepare for judiciary even while you are in your college. Also, you get an ample amount of time to prepare your own notes, to keep your notes updated, because you are currently in your college. You can keep on adding things in your notes, and you can have like a very good study material. At Suryanagri Unique Law classes, Urmila ma'am teaches how to prepare your own notes thoroughly at your own understanding, so that you have a complete gist of the provision in your own language. Also, when you join a judiciary coaching while you're already in your college, you can complete your syllabus on time, and then you can give a multiple number of mock tests which are available for judiciary exams, be it pre or mains. Also, you can prepare your own model answers for mains, and they will help a lot when you will revise them before the exam. You can thoroughly prepare for your language papers, be it essay writing or be it grammar portion for pre-exams. You can have a great command over your vocabulary, be it Hindi or English, which will help a lot in essay writing, and which I personally feel that will enhance your marks at the end in the mains, and which will uplift your rank, and your chances of getting selected will be more than before. So as a student, you can prepare it while undergoing your law degree, and you can save a lot of time, and you can just appear for the exam just after you have completed your law degree. So these were few of the benefits which I have personally felt a student can avail. नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु बगरट्टा। मैं वर्ष 2007 से वकालत का कार्य कर रहा हूँ और लगातार करता चला आ रहा हूँ। जब लॉकडाउन लगा तो अचानक से केस वर्क बिल्कुल बंद हो गए, कोर्ट जाना बंद हो गया। तो मैं ऑफिस बैठे बैठे यूट्यूब चैनल देख रहा था, जिसमें मुझे एक वीडियो SULC क्लासेस का मैम उर्मिला जी का दिखाई दिया, जिसको मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सर्वप्रथम उनका रेंट ट्रिब्यूनल देखा था, और रेंट ट्रिब्यूनल इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन जिस प्रकार से मैंने पढ़ा था वो उतना सही नहीं था, क्योंकि मैंने जो रेंट ट्रिब्यूनल पढ़ा था वो केवल वकालत के उद्देश्य से पढ़ा था। मैंने मैडम के चारों वीडियो जो उन्होंने अपलोड किए थे वो देखे। उससे मुझे लगा कि मैं भी शायद जुडिशरी की तैयारी कर सकता हूँ, हायर जुडिशरी के लिए। तो मैं प्रत्यक्ष रूप से मैडम से लगातार पिछले 3 महीने से जुड़ा रहा। फिर मुझे लगा क्यों ना मुझे रेगुलर जुड़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की जाए। मैंने मैडम को टेलीफ़ोन किया। मैडम बड़ा ही नेचर जो था मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। जब मैंने वो सीखा और उनसे समझा, जाना कोचिंग के बारे में, तब मैंने वहाँ पर फ़ीस डिपॉज़िट कराई और उनसे मैं पिछले 1 महीने से लगातार प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गया हूँ। ऑनलाइन क्लासों को लेकर के ये भ्रांति है कि पता नहीं कि हमको ढंग से पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन कन्वर्सेशन इस प्रकार से होता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम मैडम के सामने क्लासरूम में नहीं बैठे। ऐसा लगता है बिल्कुल सामने बैठ के ही क्लासेस हो रही हैं। मैं मेरे जैसे कई भाइयों से निवेदन करूँगा कि आप SULC क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और एक बार प्रयास कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन ADJ में हो, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से मैडम पढ़ा रही हैं, जिस तरीके से मैडम एक एक सेक्शंस को कोरिलेटेड करके पढ़ाती हैं, उससे ज़रूर ये हमारी जो कोरिलेशन की टेक्निक है वो विकसित होती है, जो हमारे वकालत के प्रोफेशन में भी काम आ सकती है। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि SULC क्लासेस ज्वाइन कीजिए और अपना भविष्य यदि ADJ क्लासेस के लिए या RJS क्लासेस के लिए करना चाहते हैं तो उसमें अपने आप को आगे बढ़ाएं। मैं आभारी हूँ मैडम का कि मैडम ने मुझको, क्योंकि उनकी क्लासेस के अंदर बहुत लिमिटेड क्लासेस के अंदर लिमिटेड बैच रहती हैं, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे उसमें रखा। तो इसलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि SULC क्लासेस से आप जुड़िए। धन्यवाद। Hello everyone, I am Radhika, student of SULC, that is Suryanagri Unique Law Classes, Jodhpur, owned by Urmila ma'am. And today I want to share my experience of SULC.
Like every other law student, my aim is also to become a judicial officer. And for that, I want to do my preparation in the guidance of one who can guide me in a right way. And for that, I searched for the best coaching for judiciary and I found SULC at the top. So I contact Urmila ma'am and joined SULC as a offline batch student. But due to such some circumstances, after some time I have to change from offline to online batch. But आफ्टर जॉइनिंग ऑनलाइन बैच मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैम के पढ़ाने के स्टाइल में या पढ़ाने के एफ़र्ट्स में कहीं पर भी ज़रा सा भी चेंज आया हो। जैसा मैम ने हमें ऑफलाइन में पढ़ाया था बिल्कुल वैसा ही ऑनलाइन में मैम ने पढ़ाया, वैसे ही एफ़र्ट्स मैम ने हमें ऑनलाइन भी प्रोवाइड किए। इवन मेरा एक्सपीरियंस तो ऑनलाइन के तौर पे ये था कि मैं और घर पे बैठ के भी मुझे एकदम क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट मिलता था। आई फील दैट मैम मुझे पर्सनल ही पढ़ा रहे हैं, पर्सनल फोकस करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैम से टू वे कम्युनिकेशन इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन होता है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम ऑनलाइन बैठे हैं या हम क्लासरूम में ही बैठे। मैम के क्वेश्चंस पुट अप करने का, मैम के सेक्शंस को कोरिलेट करवाने का सब तरीके सेम होते हैं जैसे ऑफलाइन में हमें मिलते थे। सो मेरा एक्सपीरियंस एज ऑनलाइन बहुत अच्छा रहा। एंड द अदर थिंग विच आई नोटिस्ड या इन माय ओपिनियन कि ऐसा वो चीज़ जो मैम को सबसे अलग कराती है, अलग मैम का टीचिंग का वे है, वो ये है कि जब मैम किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कराती तो उससे पहले मैम उस सब्जेक्ट की एक समरी, एक ओवरव्यू दे देते हैं, जिससे कि हमें उस सब्जेक्ट को समझने में बहुत इजी हो जाता है। मैम एक इनोवेटिव स्टोरी सुनाते हैं उससे रिलेटेड, उस पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमें उस सब्जेक्ट को पहले ही काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है बनने का। तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ने में। और जब मैम उससे सेक्शंस को रिलेट कराते हैं तो जो हमने एक्ट चाहे 2 महीने पहले भी पढ़ा था वो एक्ट हमारे माइंड में उस टाइम एक्टिव भी रहता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी मैम की। एंड सेकंड थिंग, जब मैम किसी भी सेक्शन को पढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या जो भी अदर पॉइंट जो बुक जिसके लिए हमें बुक रेफ़र करनी होती है वो मैम उधर ही लिखा देते हैं, जिससे कि हमें बुक्स रेफ़र करने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारे बेयर एक्ट में ही हमारा सारा मटेरियल कवर आउट हो जाता है। एंड द थर्ड विच आई नोटिस्ड और आई थॉट दैट मेरे पूरे लॉ के करियर में मैंने कोई ऐसा टीचर नहीं देखा जो अपने स्टूडेंट्स को लॉ में परफेक्ट बनाने के लिए या लॉ का जुडिशियल ऑफिसर बनाने में अपना 200% लगाता हूँ, जिससे कि उनके स्टूडेंट्स जो है वो एक लॉ में अच्छा सा मुकाम हासिल कर ले या वो एक अपनी लाइफ का जो टारगेट है वो अचीव कर ले। मैम के 200% से मैम इतनी अच्छे से हमें मोटिवेट करते, जब भी हम डीमोटिवेट होते हैं मैम का मोटिवेशनल लेक्चर्स, मैम जो गेस्ट फैकल्टीज़ को बुला के हमारा गाइडेंस कराते हैं उससे हम इतना अच्छे से मोटिवेट होते हैं और वापस उसी एनर्जी से हम पढ़ने में लग जाते हैं जितना हम पहले दिन से स्टार्ट करते हैं। सो लास्टली आई एम वेरी थैंकफुल मैम कि आपने मुझे अपना स्टूडेंट बनाया एंड आई एम feel very lucky to have you as my mentor, teacher or guru. Thank you ma'am for everything. And lastly, SULC is not best because best हम तब बोलेंगे ना जब किसी से compare करेंगे। It is unique. इसका comparison किसी के साथ नहीं हो सकता। Thank you ma'am. Thank you for everything ma'am.